गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्वागत है। आज हम विज्ञापन की दुनिया की परतों को खोलने जा रहे हैं। हम हर दिन अनगिनत विज्ञापन देखते हैं, हर जगह, टीवी पर, फोन पर, सड़कों पर। हाँ, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे की रणनीति क्या है? इनका असली मकसद क्या है? और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञापन सिर्फ सामान बेचने का तरीका नहीं है। वो एक तरह की भाषा है जो हमसे बात करती है। एक भाषा, वाह! हाँ, और हर विज्ञापन के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। उसे एक खास मकसद के लिए, एक खास दर्शक तक, एक खास रास्ते से पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे विज्ञापनों को वर्गीकृत करने, मतलब उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटने के कई तरीके बताते हैं। और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज का हमारा मिशन इसी छिपी हुई भाषा को समझना है कि कोई विज्ञापन हम तक कैसे, क्यों और किस इरादे से पहुंचता है। ये किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। एक बार आप इन श्रेणियों को समझ लेते हैं तो आप किसी भी ऐड को देखकर उसकी पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले उस वर्गीकरण से शुरू करते हैं जो सबसे साफ नजर आता है, विज्ञापन का माध्यम। मीडियम। हाँ, मीडियम, वो रास्ता जिससे विज्ञापन हम तक पहुंचता है। इसमें सबसे पुराना और जाना पहचाना है प्रिंट विज्ञापन। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, अखबार, पत्रिकाएं, ब्रोशर। जी। और प्रिंट की खासियत ये है कि यह पाठक को नियंत्रण देता है। टीवी का विज्ञापन तो अपनी रफ्तार से चला जाएगा। हाँ, वो तो बस निकल जाता है। लेकिन अखबार या मैगजीन में आप विज्ञापन को जितनी देर चाहें देख सकते हैं, उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि जिन उत्पादों को समझाने में ज्यादा समय लगता है, जैसे कोई नई कार जिसके फीचर्स बताने हों, या कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्कीम, हाँ, उनके लिए प्रिंट आज भी एक अच्छा माध्यम है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ खरीदार को सोचने और तुलना करने का समय मिलता है। अब इसके ठीक उलट है प्रसारण विज्ञापन, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। हाँ, हमारा टीवी और रेडियो, इनकी पहुंच जबरदस्त होती है और ऑडियो विजुअल असर भी बहुत गहरा होता है। संगीत, आवाज, तस्वीरें, इमोशनल कनेक्शन बनता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। हाँ जी। आज डिजिटल के दौर में जब लोगों का ध्यान इतना बटा हुआ है, क्या टीवी और रेडियो अब भी उतने ही प्रभावी हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, पहुंच बेशक डिजिटल पर ज्यादा सटीक है, लेकिन टीवी आज भी एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे ताकतवर माध्यम है, खासकर भारत जैसे देश में। हाँ बिल्कुल। यहाँ कंपनियों के सामने एक बड़ा सवाल होता है, उन्हें पहुंच चाहिए या गहराई। टीवी आपको लाखों लोगों तक एक संदेश पहुंचा सकता है, लेकिन एक विशेष पत्रिका आपको उन चुनिंदा लोगों तक पहुंचाएगी जो सच में आपके उत्पाद में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये एक संतुलन बनाने वाली बात है। सफल कंपनियां अक्सर दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, और फिर एक माध्यम है जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद उतना सोचते नहीं, आउटडोर विज्ञापन। बिलबोर्ड, होर्डिंग्स। हाँ, बस के पीछे लगे पोस्टर। इन्हें ग्लांस मीडिया भी कहते हैं, मतलब जिस पर बस एक नजर पड़ती है। एक नजर।
इसलिए इनका संदेश बहुत ही छोटा और आकर्षक होना चाहिए। कोई गाड़ी चलाते हुए पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ सकता। एक तस्वीर, एक टैगलाइन और ब्रांड का नाम, बस। और अब उस माध्यम की बात करते हैं जिसने शायद सब कुछ बदल दिया है। डिजिटल या ऑनलाइन विज्ञापन। सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेबसाइट्स, ये बाकियों से इतना अलग और शक्तिशाली क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, सटीक टारगेटिंग। आप चुन सकते हैं कि आपका विज्ञापन सिर्फ 25 से 35 साल के उन लोगों को दिखे जो दिल्ली में रहते हैं और जिन्हें क्रिकेट पसंद है। ये सटीकता तो किसी और माध्यम में मुमकिन नहीं है। और दूसरा, जो इससे भी बड़ा गेम चेंजर है, वो है मापा जा सकना, मेजरेबल होना। इसका क्या मतलब हुआ? इसी डेटा की वजह से आधुनिक विज्ञापन पारंपरिक विज्ञापनों से बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि बहुत हद तक विज्ञान भी है। वाह, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। अच्छा, एक और माध्यम है, डायरेक्ट मेल विज्ञापन। प्रमोशनल ईमेल, SMS या सीधे घर पर भेजे गए पत्र। लोग इसे अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, और डिजिटल युग में भी ये काफी प्रासंगिक है क्योंकि ये कम भीड़ भाड़ वाला माध्यम है। हमारा ईमेल इनबॉक्स हर रोज विज्ञापनों से भर जाता है, लेकिन हमारे लेटर बॉक्स में आज भी कम प्रमोशनल चीजें आती हैं। सही बात है। इसलिए एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पत्र ज्यादा ध्यान खींच सकता है क्योंकि वो हाथ में होता है, एक ठोस चीज है। तो हमने देखा कि विज्ञापन के हम तक पहुंचने के रास्ते बहुत अलग अलग हैं, लेकिन रास्ता चाहे जो भी हो, हर विज्ञापन एक खास मकसद से भेजा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो मकसद क्या होता है? क्या हर विज्ञापन का लक्ष्य सिर्फ कुछ बेचना ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण काम आता है। सबसे पहला प्रकार है सूचनात्मक विज्ञापन, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। हाँ, इसका मुख्य काम किसी नए उत्पाद या उसके नए फीचर्स के बारे में बाजार को शिक्षित करना है। जैसे कोई बिल्कुल नया फोन लॉन्च हुआ है, तो उसका शुरुआती विज्ञापन बताएगा कि उसमें कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, बैटरी कितनी बड़ी है, क्या नए फीचर्स हैं। वो हमें उत्पाद के बारे में जानकारी दे रहा है। सूचनात्मक विज्ञापन अक्सर बाजार बनाने का काम करता है। बाजार बनाना? हाँ, जब कोई कंपनी बिल्कुल नई तकनीक लाती है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो पहले उसे लोगों को ये समझाना पड़ता है कि ये चीज क्या है और ये उनकी किस जरूरत को पूरा करेगी। अच्छा, तो यहाँ बेचना बाद में आता है, पहले शिक्षित करना होता है। एग्जैक्टली। और जब लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं और बाजार में वैसी ही चीजें बेचने वाले और भी लोग आ जाते हैं, तब क्या होता है? तब आता है दूसरा प्रकार, प्रेरक विज्ञापन, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। अब लड़ाई शुरू होती है। हाँ, अब लड़ाई फीचर्स की नहीं बल्कि ब्रांड की छवि और भावनात्मक जुड़ाव की होती है। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, बल्कि ये दिखाया जाएगा कि उसे पीकर आप कितने खुश महसूस करेंगे। बिल्कुल। इसका मकसद आपको खरीदने या अपना ब्रांड बदलने के लिए प्रेरित करना है। तो जब बाजार में बहुत कंपटीशन हो, तब प्रेरक विज्ञापनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर एक तीसरा प्रकार भी है, स्मारक विज्ञापन, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। इसके उदाहरण तो हम रोज देखते हैं, जैसे कोका कोला या अमूल। सही पकड़ा। इन ब्रांड्स को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वे क्या बेचते हैं, हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो सबको पता है। उनका विज्ञापन बस ये सुनिश्चित करता है कि जब हम कुछ खरीदने जाएं तो उनका नाम हमारे दिमाग में सबसे ऊपर हो। यह ब्रांड को जिंदा रखने की रणनीति है। लेकिन बार बार एक ही चीज दिखाने से क्या सच में फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। यहाँ मनोविज्ञान का एक सिद्धांत काम करता है जिसे मियर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। यानी कोई चीज बार बार देखने से ही हम उसे पसंद करने लगते हैं, भले ही विज्ञापन में कोई नई जानकारी ना हो। बाजार में इतनी आवाजें हैं कि अगर कोई ब्रांड चुप हो जाए तो लोग उसे भूल सकते हैं। कोका कोला बस हमारी चेतना में बना रहना चाहता है। बस। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और चौथा प्रकार है जो मुझे काफी आक्रामक लगता है, वो है तुलनात्मक विज्ञापन, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से बेहतर है। मुझे तो 90s के दशक का पेप्सी और कोक का कोला वॉर ज्यादा जाता है। हाँ, वे सीधे सीधे एक दूसरे पर निशाना साधते थे। यह रणनीति जोखिम भरी है। जोखिम भरी कैसे? एक तरफ तो ये सीधे तौर पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके प्रतिस्पर्धी को भी मुफ्त में प्रचार दे सकती है। सही बात है। और अगर आपके दावे मजबूत नहीं है तो ये उल्टा भी पड़ सकता है और आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। तो हमने माध्यम यानी कैसे और उद्देश्य यानी क्यों समझ लिया, लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल यह है कि विज्ञापन किसके लिए है? हाँ, टारगेट ऑडियंस। क्योंकि हर विज्ञापन हर किसी के लिए तो नहीं होता। बिल्कुल। और ये वर्गीकरण शायद सबसे महत्वपूर्ण है।
सबसे आम है उपभोक्ता विज्ञापन, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। हाँ, ये सीधे हम जैसे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए होता है जो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए सामान खरीदते हैं। साबुन, शैम्पू, कपड़े, कारें, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। इनकी भाषा सरल और भावनात्मक होती है। लेकिन क्या होता है जब कंपनियां सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि दूसरे बिजनेस को टारगेट करती हैं? उसके लिए होता है औद्योगिक विज्ञापन, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। जैसे कोई कंपनी जो फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें बनाती है। हाँ, ये उन व्यावसायिक फर्मों को टारगेट करता है जिन्हें अपने उत्पादन के लिए मशीनरी या कच्चा माल खरीदना होता है। और यहाँ विज्ञापन का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? यहाँ भावनाएं नहीं बल्कि तथ्य, प्रदर्शन के आंकड़े और लागत प्रभावशीलता मायने रखती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हाँ, मतलब कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा फायदा। आपको किसी फैक्ट्री की मशीन का विज्ञापन टीवी के प्राइम टाइम क्रिकेट मैच में नहीं दिखेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह किसी ट्रेड मैगजीन या खास व्यावसायिक वेबसाइट पर मिलेगा। इस तरह दर्शक और माध्यम एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रकार है व्यापार विज्ञापन, ट्रेड एडवर्टाइजिंग। यह किसके लिए होता है? ये थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए होता है। अच्छा, मतलब रिटेलर्स के लिए। हाँ, यहाँ उपभोक्ता को नहीं बल्कि उस बीच के व्यक्ति को मनाया जा रहा है जो उपभोक्ता तक सामान पहुंचाएगा। संदेश यह होता है कि इस प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रखने से आपको कितना फायदा होगा। मतलब मार्जिन और सपोर्ट पर जोर होता है। बिल्कुल। और एक आखिरी प्रकार है पेशेवर विज्ञापन, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पेशेवरों के लिए होगा। हाँ, ये सिर्फ डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। जैसे डॉक्टरों के लिए किसी नई मेडिकल मशीन का विज्ञापन, या वकीलों के लिए कोई नया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। उसका अंदाज गंभीर होगा, भाषा तकनीकी होगी और वो सिर्फ उन प्रकाशनों पर दिखेगा जो उस पेशे के लोग देखते हैं। चलिए अब इसका दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और सबसे आखिरी वर्गीकरण पर आते हैं जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। जियोग्राफिकल एरिया। ये काफी सीधा साधा लगता है। दिखने में सीधा है लेकिन इसकी रणनीति बहुत गहरी हो सकती है। सबसे पहला स्तर है स्थानीय विज्ञापन, लोकल एडवर्टाइजिंग। से हमारे आसपास के रेस्टोरेंट, सैलून्स या छोटी दुकानों के विज्ञापन, ये अक्सर स्थानीय अखबारों, रेडियो स्टेशनों या होर्डिंग्स पर दिखते हैं। और इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन जैसे मैकडॉनल्ड्स या कोका कोला। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति काम करती है जिसे ग्लोकलाइजेशन कहते हैं। ग्लोकलाइजेशन, ग्लोबल ब्रांड का लोकल अंदाज। मैकडॉनल्ड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी ब्रांडिंग रखती है लेकिन उसके स्थानीय विज्ञापन उस जगह के हिसाब से बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे भारत में मैक आलू टिक्की का विज्ञापन जो अमेरिका में नहीं दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ मेन्यू बदलने तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और मुहावरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या कैडबरी का दिवाली पर कुछ मीठा हो जाए वाला विज्ञापन, ये सब इसी ग्लोकल रणनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि अगर वे स्थानीय संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो लोग उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो इन सब का मतलब क्या है? आज हमने विज्ञापन को 4 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत करना सीखा: माध्यम, उद्देश्य, दर्शक और भौगोलिक क्षेत्र। और ये समझना जरूरी है कि ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। हर विज्ञापन इन सभी चीजों का एक मिश्रण होता है। और विज्ञापन की असली कला इसी मिश्रण में है। बिल्कुल। सही दर्शक के लिए सही उद्देश्य के साथ सही जगह पर सही माध्यम का चुनाव करना। जब ये सब कुछ सटीक बैठता है तभी एक विज्ञापन सफल होता है। यहाँ एक विचार छोड़ के जा रहे हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगली बार जब कोई विज्ञापन देखें तो उसे सिर्फ देखे नहीं, उसे इन 4 पैमानों पर परखने की कोशिश करें। सोचिए, एक ही प्रोडक्ट, मान लीजिए कार, उसका विज्ञापन कैसे बदल जाएगा अगर उसका उद्देश्य सूचनात्मक से बदलकर तुलनात्मक कर दिया जाए। या अगर उसके दर्शक आम उपभोक्ता से बदलकर कोई ऐसी कंपनी हो जाए जिसे अपनी पूरी टीम के लिए गाड़ियां खरीदनी है। प्रोडक्ट वही रहता है लेकिन उसकी कहानी, उसका विज्ञापन पूरी तरह बदल जाता है।